नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे लेजेंडरी फाइनेंशियल स्कैम की। मतलब एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ शेयर बाजार बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस स्कैम की कार्यप्रणाली और इसके पीछे के मास्टरमाइंड को डिकोड करते हैं। 4,000 करोड़ रुपए सुनने में ही दिमाग चकरा जाता है ना। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो गायब हुई रकम है जिसने 1992 में मार्केट को पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। जरा सोचिए, उस दौर में 4,000 करोड़, मतलब इतने बड़े लेवल पर सिस्टम के साथ आखिर कोई कैसे खेल सकता है। और जरा इस आंकड़े पर गौर करिए, 460%। सिर्फ 2 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में 460% का भयानक उछाल। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर बुना गया एक बहुत ही शातिर मायाजाल था, वो भी सिर्फ एक इंसान के इशारों पर। तो ये पूरा सिस्टम आखिर टूटा कैसे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मास्टरमाइंड के शुरुआती सफर को देखना होगा, हर्षद मेहता। 1973 में रायपुर से मुंबई आने से लेकर 1977 में महज 600 रुपए की क्लर्क की नौकरी और फिर 1980 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री। ये कोई आम सफर नहीं था। दिलचस्प बात तो ये है कि 1982 के मार्केट क्रैश में अपना सब कुछ हारने के बाद भी वो इंसान रुका नहीं। उसने खुद की फर्म ग्रो मोर कंसल्टेंट्स खड़ी कर दी। क्या कमाल की वापसी थी। अब सवाल यह है कि शुरुआती पैसा कैसे बना? इनसाइडर ट्रेडिंग से। आज भले ही ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में खैर इसके खिलाफ कोई कड़े नियम नहीं थे। वो करता क्या था? लेबर यूनियन के नेताओं से दोस्ती करके कंपनी का प्रोडक्शन डेटा पहले ही निकाल लेता था। मतलब दुनिया को पता चलने से पहले ही उसे पता होता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इसके बाद उसने एक बेहद आक्रामक और रिस्की स्ट्रैटेजी अपनाई, पंप एंड डंप। वो जानबूझकर कम वैल्यू वाली चाय कंपनियों के शेयर्स भारी मात्रा में उठा लेता था। जब बाजार में सप्लाई कम हुई तो दाम तो आसमान छुएंगे ही, और फिर एकदम सही टाइमिंग पर उन्हें बेचकर अपने क्लाइंट्स के लिए भारी मुनाफा कमाया। एकदम क्लासिक मूव। लेकिन जब सफलता इतनी बड़ी हो तो दुश्मन भी उतने ही बड़े बनते हैं। 1986 आते आते मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त जंग छिड़ गई। एक तरफ थे बुल्स यानी हर्षद मेहता, जो कर्ज लेकर एसपीआईसी कंपनी के शेयर लगातार खरीद रहे थे, और इनके सामने थे पुराने दिग्गज मार्केट के बेर मनु मानेक। मनु भारी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे ताकि शेयर का दाम गिरे और ये नया बुल रातों रात दिवालिया हो जाए। ये बिल्कुल एक थ्रिलर फिल्म जैसा था। मार्केट में तो अफवाहें उड़ गईं कि हर्षद का गेम ओवर हो गया, लेकिन उसने क्या किया? पूरे 14 दिन पहले ही अपना सारा बकाया चुका दिया। हाँ, इसके लिए उसे 1.5 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इस एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी बेयर कार्टेल को हिलाकर रख दिया। अब मार्केट में उसकी इमेज एक एलीट प्लेयर की बन चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम मोड़ तब आता है जब हर्षद की भूख बढ़ती है और वो मनी मार्केट में एंट्री लेता है। अब ये मनी मार्केट काम कैसे करता है? मान लीजिए एक बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है और दूसरे को 15 दिन के लिए शॉर्ट टर्म कैश चाहिए, तो वो आपस में रेडी फॉरवर्ड डील करते थे। मतलब एक ने कैश दिया, दूसरे ने गारंटी के लिए कुछ गिरवी रखा और 15 दिन बाद ब्याज के साथ पैसा वापस। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, बैंक रसीद, या जिसे बीआर कहते हैं। अब बार बार भारी भरकम सरकारी बॉन्ड्स को फिजिकली इधर उधर ले जाना तो प्रैक्टिकल नहीं था ना, तो बैंक सिर्फ एक कागजी रसीद दे देते थे, एक तरह का प्रॉमिस। इससे काम बहुत ही फास्ट और स्मूथ हो जाता था। बस यही वो सिस्टम था जिसके अंदर घुसकर हर्षद ने ऐसी खामियां पकड़ी जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए तबाही ला सकती थीं। इस सिस्टम में दो बहुत बहुत भयंकर लूपहोल्स थे। पहला, एडवांस पैसा कई बार 10-15 दिनों तक ब्रोकर के अकाउंट में ऐसी बेकार पड़ा रहता था। और दूसरा, और ये सबसे शॉकिंग है, उन बैंक रसीदों के पीछे सच में कोई सिक्योरिटी है भी या नहीं, ये चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब जीरो वेरिफिकेशन। ये तो खुलेआम इनविटेशन था कि आओ और पैसा ले जाओ। अब देखिए इस मास्टर प्लान को। सबसे पहले छोटे बैंकों को पकड़ा गया, जैसे बैंक ऑफ कराड़। उनसे नकली बैंक रसीदें बनवाई गईं। फिर उन फर्जी रसीदों को दिखाकर बड़े बैंकों से करोड़ों का एडवांस ले लिया और वो सारा पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में झोंक दिया गया। बस इसी इल्लीगल पैसे से मार्केट को लगातार पंप किया जा रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? मई 1990 में जो सेंसेक्स सिर्फ 800 के आसपास था, वो अप्रैल 1992 आते आते 4500 तक पहुंच गया।
ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सारा का सारा जंप उसी डाइवर्ट किए गए पैसे का कमाल था। और इस बीच हमारे मास्टरमाइंड की लाइफस्टाइल कैसी थी? 29 लग्जरी कारें, मुंबई में 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस और इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर का रुतबा। उसे द बिग बुल का नाम मिल चुका था। क्रीज इतना था कि अगर किसी कंपनी के साथ गलती से भी उसका नाम जुड़ जाए तो वो शेयर अपने आप हवा में उड़ने लगता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर बुलबुला कभी ना कभी तो फूटता ही है। 1991 में बैंकिंग नियम थोड़े सख्त हुए और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिसंबर 1991 आते आते खेल बिगड़ने लगा। हर्षद इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नकली रसीदें नहीं दे पाया। नतीजा, एसबीआई के अकाउंट से सीधे 500 करोड़ गायब। इतनी बड़ी रकम के गैप को छिपाने के लिए उसे बैंक के ही अधिकारियों को रिश्वत तक देनी पड़ी। पर सच तो सामने आना ही था। अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। जब अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी कि एसबीआई से 500 करोड़ गायब हैं और इसके पीछे द बिग बुल का हाथ है, तो पूरे देश के फाइनेंस सेक्टर में मानो भूचाल आ गया। एकदम अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। आम निवेशकों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई, छोटे बैंक बर्बाद हो गए। कुल मिलाकर ये 4,000 करोड़ का घोटाला था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई चली और अंततः 2001 में पुलिस कस्टडी में ही उनका निधन हो गया। तो दशकों बाद आज भी इस पूरी घटना पर एक तीखी बहस जारी है। क्या वो सच में एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड था जिसने लालच में आकर पूरे सिस्टम को तोड़ दिया, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे उन चीजों के लिए फंसाया गया जो उस वक्त का हर बड़ा ब्रोकर कर रहा था? इस आर्थिक वाइल्ड वेस्ट में असल गुनहगार कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।